अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रोज़न शोल्डर। हमारे कंधों में अक्सर बहुत सी ख़वातीन के कंधों में बहुत दर्द रहता है। उसकी वजह क्या है? क्यों होता है और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? किस तरह से हम उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं? तो ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये दर्द होता क्यों है और ये इसे हम कहते क्या हैं। सो मेडिकली हम लोग इसको एडहेसिव कैप्सुलिटिस भी कहते हैं और इसको फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं। लाइक आप बिल्कुल इस काबिल नहीं रहते कि आप अपने शोल्डर को मूव करवा सकें, थोड़ी-सी भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जब ये इतनी वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है? और ये हमारे पास यूजली 1 to 3 इयर्स तक भी रह सकता है हमारे ये जो शोल्डर का पेन है। ठीक है। और ऐसा होता क्यों है? जब हम अपने शोल्डर की मूवमेंट नहीं करते हैं, हमारा शोल्डर स्टिल एक रेस्ट की पोजीशन में एक लॉन्ग पीरियड के लिए अगर रहेगा तो वो अ, उसके जो मसल्स होंगे, उसके जो लिगामेंट्स होंगे उनमें हमारे पास क्या आ जाएगी? स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है। वो स्ट्रेस में चले जाएंगे और वो स्टफ हो जाएंगे और हमारे पास जो है मूवमेंट करने में, फिर जब हम लोग ऐसी कंडीशन में मूवमेंट करवाते हैं तो हमारे मसल्स क्योंकि हार्ड हो चुके होते हैं, उसके अंदर से इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी होती है या बहुत हद तक क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमें पेन फील होता है। ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा कि ये पेन क्यों होता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि क्यों हो गया है। लाइक हम लोग रात को सोए हों एक ही साइड पे, ठीक है, सोए हों, तो नेक्स्ट डे हम उठेंगे ना, कुछ लोगों को ये भी होता है कि वो जो एक ही साइड पे सारी रात शोल्डर एक ही साइड के शोल्डर पे वजन डाल के सोए होते हैं, तो जब वो नेक्स्ट डे उठते हैं तो उनके शोल्डर में पेन स्टार्ट हुआ होता है। ठीक है। उन्हें समझ नहीं आ रही होती ये पेन क्यों हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एक ही तरफ इतना एक ही तरफ जो है लार्ज टाइम के लिए जो है हम लोग अपनी बॉडी का वेट डाल के सोए रहे हैं, जिस वजह से हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स क्या हो गए हैं? हार्ड हो गए हैं। ठीक है। और वो हमारे पास किस में चले गए हैं? स्ट्रेस की कंडीशन में चले गए हैं। उनके अंदर से इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई है, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो गई है। ठीक है। बट वो इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है। आप 1-2 दिन मूवमेंट करवाएंगे, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे तो ये विद इन अ वीक भी रिकवर हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक नॉर्मल जो है हमारा शोल्डर है और एक अफेक्टेड शोल्डर है। नॉर्मल शोल्डर में आप देख रहे होंगे ये एक कैप्सूल है। ठीक है। दिस वन इज कैप्सूल। और यहाँ पे क्या है, अफेक्टेड में आप देखेंगे कि जो कैप्सूल है वो थिक है और इन्फ्लेम्ड है, यानी कि उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है, उसके मसल्स स्वेल हो चुके हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास पता चल गया कि ये फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास वुमेन्स में इसकी जो रेशियो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब हम लोग इसकी स्टेजेस की बात करते हैं। हमारे पास 3 स्टेजेस हैं फ्रोज़न शोल्डर की। फर्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, सेकेंड स्टेज है फ्रोज़न स्टेज, थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज। Freezing stage, any movement of the shoulder causes pain and the shoulder's ability to move becomes limited. This stage lasts from 2 to 9 months. ओके। ये फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि जब भी हम लोग हल्की सी भी मूवमेंट करते हैं तो हमें पेन होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाती है, हमारी शोल्डर की जो एबिलिटी है मूव करने की वो लिमिटेड हो जाती है और ये यूजली 2 से 9 महीनों तक रहता है। फ्रोजन स्टेज है। ठीक है। ये तो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है ना इसमें चीज़, इसमें हम हल्की सी भी जो है बिल्कुल हल्की सी भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और कुछ पेशेंट्स जो हैं थोड़े से पेन से क्या होते हैं उससे बचने के लिए मूवमेंट नहीं करते हैं और आहिस्ता 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 वो पेन जो उनके जो मसल्स होते हैं वो
हार्ड होते जाते हैं, ठीक है, मसल्स स्टिफ होते जाते हैं, उनके अंदर से इलास्टिसिटी कम होती जाती है, उनकी रेंज ऑफ मोशन जो है कम होती जाती है, उनकी एबिलिटी टू मूव जो है वो कम होती जाती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो पेन की वजह से अपनी शोल्डर को मूवमेंट नहीं करवाते। और ये 4 to 12 मंथ्स के लिए रहता है। और थॉइंग स्टेज है, द शोल्डर्स एबिलिटी टू मूव बिगिंस टू इम्प्रूव, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो शोल्डर की एबिलिटी है कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स करवाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स लेते हैं, हम लोग मेडिकली भी इसको क्योर करते हैं। और हम ये जो है अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी तो 5 to 24 मंथ्स जो है इसमें आके हम लोग ये रिकवर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों में ये जो पेन है इतनी शदीद हो जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो रात को सो भी नहीं पाते, इस कदर ये शदीद होती है पेन, ठीक है। यहाँ भी हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीजिंग स्टेज ऑफ शोल्डर पेन। फ्रीजिंग स्टेज कौन सी होती है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन है वो कितना है, 0 to 180 डिग्री है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग एबडक्शन और एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाते हैं तो हमारे पास जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन है वो कितनी है, 180 डिग्री है। तो जब हम लोग अगर कोई पेशेंट जो है फ्रोजन शोल्डर का हमारे पास आता है तो हम उसकी इस तरह से इस एंगल में मूवमेंट करवाते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग अबव द हेड जो है 180 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो तो 180 का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस मूवमेंट, इस एंगल को बनाने के दौरान एक स्टेज ऐसी भी आती है जिसमें पेशेंट को पेन फील होता है, ठीक है। लाइक इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब 60 डिग्री और 20 डिग्री का जो एंगल है, 60 to 120 के दरमियान जैसे जैसे पेशेंट ने मूवमेंट की है तो उसको पेन फील हुई है। अबव 120 चला गया तो उसकी पेन खत्म हो गया, ठीक है। बिलो 60 आ गया तो भी पेन खत्म हो गया। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी मूवमेंट है शोल्डर की वो पेन काज कर रही होती है, और जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग स्टेज है। और फ्रोजन स्टेज पेन में बिगिन टू डैमेज ड्यूरिंग दिस स्टेज, however your shoulder becomes stiffer and using it becomes more difficult, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि ये जो है फ्रोजन शोल्डर हमारे पास किस एज में है और ज़्यादातर किन जेंडर्स में पाया जाता है। पीपल 40 एंड ओल्डर, यानी कि 40 और अबव 40 के जो पर्सन्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनमें फ्रोजन शोल्डर का इशू आता है ज़्यादातर। अब इमोबिलिटी और रिड्यूस्ड मोबिलिटी। इमोबिलिटी क्या होती है कि पीपल हु हैव had to keep a shoulder somewhat still are at high risk of developing frozen shoulder, यानी कि बहुत ज़्यादा अरसे तक जब आप अपने शोल्डर को बिल्कुल स्टिल एट रेस्ट पे रखेंगे तो आप फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कैन बी रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। जो मूवमेंट हमें नहीं हो रही होती हमसे, वो बहुत से फैक्टर्स उससे हमारे पास आ सकते हैं। वो किस वजह से होते हैं कि जो शोल्डर है उसके जॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल बना होता है, उसके अंदर एनक्लोज हुआ होता है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट क्या है, इज एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्रोजन शोल्डर अकर व्हेन दिस कैप्सूल थिकन्स एंड टाइटन्स अराउंड द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। क्योंकि शोल्डर जॉइंट की क्या होता है, कैप्सूल होता है, और कैप्सूल बना किससे होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। और कनेक्टिव टिश्यू जब हमारे पास थिक हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, उस वजह से हमारे पास उनकी मूवमेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और हमारे पास मूवमेंट क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये थिक होने की वजह से, टाइट होने की वजह से, ठीक है। वो कहते हैं कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि लोगों में ये होता क्यों है, लेकिन
ज़्यादातर जो हमारे पास होता है ना, ये जब तक हम लोग जब हम अपने शोल्डर को लॉन्ग पीरियड के लिए रेस्ट की हालत में रखते हैं, एक ही पोजीशन में बगैर मूवमेंट करवाए एक ही तरह रखते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के चांसेस होते हैं। लाइक अगर किसी पर्सन की सर्जरी हुई है या उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, तो उस कंडीशन में भी वो दर्द की वजह से अपने बाजू की मूवमेंट नहीं करवाता, स्टिल एक ही पोजीशन में और एक ही जो है स्टिल अपने बाजू को रेस्ट की हालत में रखता है, तो इन पर्सन्स में फ्रोजन शोल्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। यहाँ पे रोटेटरी कफ इंजरी आ जाती है, ब्रोकन आर्म आ जाती है, स्ट्रोक और रिकवरी फ्रॉम सर्जरी। ठीक है, ये हमारे पास सारे काजेज हैं कुछ जिस वजह से हमारा जो है फ्रोजन शोल्डर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कफ इंजरी होगी है, बाजू टूट गया, स्ट्रोक का आप सबको बताती चलती हूँ। स्ट्रोक हमारे पास क्या होता है कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, या तो हमारे ब्रेन में क्लॉट बन जाता है या हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्ट्रोक की कंडीशन होती है। और जो है रिकवरी हो रही होती है सर्जरी से, तो उस कंडीशन में सर्जरी जिन पेशेंट्स की हुई होती है उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज नॉट मूविंग अ शोल्डर व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम अ शोल्डर इंजरी, ब्रोकन आर्म और स्ट्रोक। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। If you have had an injury that makes it difficult to move your shoulder, talk to your healthcare provider about exercises that can help you maintain your ability to move your shoulder joint. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप चोट की वजह से या आपका बाजू टूट गया या स्ट्रोक की वजह से या आपकी सर्जरी हुई है, कोई भी किसी भी वजह से आपने अपने बाजू को मूवमेंट नहीं करवाई है और स्टिल एक ही कंडीशन में रखा हुआ है, तो आप अपने हेल्थ केयर से कांटेक्ट करें। ठीक है, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे कि जो एक्सरसाइजेस करने से आपके जो मसल्स हैं उनकी स्टिफनेस कम होगी और उनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी और आपको हेल्प आउट करेगा इस पेन से रिलीफ में। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं सिस्टमेटिक डिजीजेज आ जाती हैं। अब वो कहते हैं पीपल हु हैव सर्टेन डिजीजेज अपीयर मोर लाइकली टू डेवलप फ्रोजन शोल्डर। अब वो लोग जिनको ये कुछ बीमारियां हैं, फ्रोजन शोल्डर उन लोगों में भी होने का चांसेस हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, ओवर एक्टिव थायराइड है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, पार्किंसंस डिजीजेस हैं, ये सारी डिजीजेस जिन पर्सन्स में हैं, इनमें भी हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का रिस्क फैक्टर आ सकता है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा, हमने फ्रोजन शोल्डर का एग्जामिन कैसे करना है? तो जब भी हमारे पास जब भी हम लोग फिजिकल एग्जाम कर रहे होंगे, तो ठीक है, जो भी हमारा हेल्थ केयर होगा वो हमसे पूछेगा। ठीक है, हमसे डिफरेंट जो है वेज में मूवमेंट करवाएगा हमारे बाजू की। ठीक है, एक हम दो तरह की मोशन जो है करवाएगा, एक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है और एक पैसिव रेंज ऑफ मोशन होती है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन वो होती है कि जो हमारे पास जो है जो भी हेल्थ केयर है वो हेल्प आउट कर रहा है हमें मूवमेंट करने में। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आ जाती है। ठीक है, और फिर वो एक पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि वो हमें कहेगा कि अब आप अपने बाजू को बिल्कुल रिलैक्स करें, अपने मसल्स को रिलैक्स करें, और फिर खुद से करवाने के बाद फिर वो हमें कहेगा कि हम अब उसकी हेल्प लिए बगैर खुद से अपनी बाजू की मूवमेंट करवाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन में, जिसमें हमें फिजिकल जो है सपोर्ट की या फिजिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Frozen shoulder can usually be diagnosed from signs and symptoms alone, but imaging tests लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह हमें कर लेने चाहिए। एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, ये सारे टेस्ट वगैरह हमें जो भी हमारा हेल्थ केयर होगा वो प्रेस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब आ जाता है उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, कि हम लोग उस पेन से कैसे जो है जान छुड़वाएं और हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है कैसे हम लोग उसको मेंटेन करें, नॉर्मल की तरफ कैसे लेके आए। लाइक नॉर्मल हमारी 180 है, तो हम लोग 180 कैसे लेके आए।
तो इसमें मेडिकेशन आ जाती हैं। मेडिकेशन ट्रीटमेंट हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं, लाइक मेडिकेशन के थ्रू थेरेपी करवाते हैं और कुछ सर्जिकल और कुछ अदर प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, तो मेडिकेशंस में हम लोग क्या करते हैं, पेन रिलीफ देते हैं पेशेंट्स को जिनसे उनका पेन कम हो जाता है, कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है मेडिकेशन के बाद हम लोग उनकी जो फिजिकल थेरापिस्ट हैं, ठीक है, वो उनको सिखाते हैं, रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, कि हम अपनी रेंज ऑफ मोशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीकों से किन एक्सरसाइजेस को करके हम नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन टेन कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे जो फिजिकल थेरापिस्ट होते हैं वो हमें एक्सरसाइजेस बताते हैं, ठीक है, कि आप इस तरह से ये एक्सरसाइज करेंगे डेली, इतने टाइम 3 टाइम करनी है, 4 टाइम करनी है, ठीक है, तो आपको रिलीफ आ जाएगा इससे। अब है हमारे पास सर्जिकल एंड अदर प्रोसीजर्स, लाइक मोस्ट फ्रोजन शोल्डर्स गेट बेटर ऑन देयर ओन विद इन 12 to 18 months। ज़्यादातर क्या कहते हैं कि हो गया ना, तो उनको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे मसल्स खुल जाते हैं, हमारे मसल्स की इलास्टिसिटी एनहांस होती है, मसल्स की जो मोबिलिटी है वो एनहांस होती है। तो हमारे पास यूजली जो सीवियर कंडीशन में नहीं होती ना, वो 12 to 18 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर की सीवियर कंडीशन होगी, तो उसके ट्रीटमेंट में हमें जो है कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है। हम लोग ये इंजेक्शंस होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉयड शोल्डर जॉइंट पे लगाते हैं, जो हमें पेन में रिलीफ देता है और हमारे शोल्डर की मोबिलिटी को एनहांस करता है। और ठीक है, हाइड्रोडायलेशन करवाते हैं, इंजेक्शन स्टेराइल वाटर के होते हैं इनटू द जॉइंट, कैप्सूल कैन हेल्प स्ट्रेच द टिश्यू एंड मेक इट इजियर टू मूव द जॉइंट, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या करते हैं, जॉइंट को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, शोल्डर मैनिपुलेशन है। इसमें क्या होता है कि मेडिकेशन आ जाती है जिसे हम लोग जनरल एनेस्थेटिक भी कहते हैं, कि हम लोग पेशेंट को बेहोश लाइक उसका वो वाला एरिया, या हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया उसे दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम लोग जब उसकी मूवमेंट करवा रहे हो तो उसे ज़्यादा पेन फील ना हो, जिनमें बहुत ज़्यादा पेन होती है जिन पर्सनस को ना। तो सर्जरी है, ठीक है। कुछ फ्रोजन शोल्डर जब बहुत ही रेयर केसेस आ जाते हैं तो सर्जरी के अलावा उसका कोई और सोल्यूशन नहीं होता, जब कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा होता कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा और खुद भी कुछ ना कर रहा हो, ठीक है, चलो उसकी बाजू एक लंबे अरसे तक एक ही कंडीशन में रहे, तो तब आगे फिर जो सर्जन्स होते हैं वो सर्जरी करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सर्जरी करके जो स्कार टिश्यू है शोल्डर जॉइंट में उसको रिमूव कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या करते हैं, और हम लोग इसको आर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए से हम लोग जो है शोल्डर की सर्जरी करवाते हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो करके हम लोग नॉर्मल, लाइक अगर सीवियर कंडीशन में नहीं है, हम लोग थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं, तो और पेन भी होता है, तो उस थोड़े से पेन को बियर करके बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करने से आप लोग बच जाएंगे। तो ये हमारे पास पेंडुलम स्ट्रेच है, शोल्डर फ्लेक्शन है, टॉवल स्ट्रेच है, ये जिस तरह ये टॉवल पकड़ के हमारे पास स्ट्रेच कर रही हैं, ठीक है। और क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच है, और हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रेचिंग करके, ठीक है, हम लोग अपनी जो नॉर्मल पेन, हमें थोड़ी पेन हो रही होती है, हम उससे रिलीफ पा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पेन बर्दाश्त करने से अच्छा है थोड़े पेन हो तो ही अपनी हेल्थ केयर से कंसल्ट कर लें, तो वो आपको उसी टाइम ही अच्छी एक्सरसाइजेस बताएंगे अच्छे, अगर ठीक है, इस ऐसा ना हो कि वर्स कंडीशन में चला जाए और आपको एक लंबे अरसे के लिए अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़े। तो थोड़े टाइम के लिए हमें ये स्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग जो है स्टार्टिंग में ही इससे रिलीफ ले लें। थैंक यू।